हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। और बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स में फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रिक्शन से। तो पहले समझते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, मान के चलिए कि एक स्टेशनरी बॉडी है और उस स्टेशनरी बॉडी के ऊपर एक दूसरी बॉडी है, वो स्लाइड कर रही है। ये मोशन में है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, मतलब गति हो रही है, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है, और ये बॉडी है स्टेशनरी। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस स्टेशनरी बॉडी और जो मोशन में है, जो बॉडी मोशन में है, इन दोनों के बीच की जो कांटेक्ट सरफेस है, ये वाली कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस के ऊपर एक फोर्स डेवलप होगा, एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ठीक है, वो इसको रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, और वो रोकने का जो रेजिस्टिंग फोर्स है, जो रोकने का प्रयास कर रहा है, जो बल, जो फोर्स, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और ये हमेशा जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट विपरीत दिशा में वर्क करता है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये हमेशा विपरीत दिशा में, अगर बॉडी राइट वर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से हमको एक चीज़ पता चली कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके पैरेलल वर्क करता है। ठीक है, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? दूसरा नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए ये ब्लॉक इतना बड़ा था, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, तो ये कांटेक्ट में यहाँ तक आ रहा है। लेकिन सपोज कीजिए कोई एक बॉडी, स्टेशनरी बॉडी है, उस पर इस टाइप की कोई सरफेस वर्क कर रही है, जो है मूव कर रही है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ तक होगा? केवल इस पॉइंट तक होगा। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। मतलब जितनी बॉडी कांटेक्ट में रहेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ही कांटेक्ट सरफेस के लिए डेवलप होगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए एक स्टेशनरी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर एक बॉडी है, इस बॉडी का वेट हमने कंसिडर किया, मान के चलिए W। ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स P डेवलप हो रहा है। और जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, हमने पिछले कुछ वीडियोस में फ्री बॉडी डायग्राम की बात की थी कि मान के चलिए जब इस जो वेट W इस पर अप्लाइड हो रहा है और इस पूरी सरफेस के ऊपर ये बॉडी रखी हुई है, अगर इस प्लेन को, ये सपोर्टिव जो प्लेन है, इस सरफेस को अगर हम हटाते हैं तो उतना का उतना फोर्स इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसको हम रिएक्शन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रिएक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगी, और उसको मैंने डिनोट कर दिया R से। ठीक है, अब मैं मान के चलिए इस बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करता हूँ कि P फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो सीधी सी बात है, अभी हमने देखा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में वर्क करेगा? इस डायरेक्शन में। ये F हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन P की वैल्यू कम रहेगी, इस F से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे जैसे इस फोर्स ऑफ P की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बॉडी अपनी जगह से हिलना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है ज़मीन पर, आप एक लाइव एग्जांपल है, एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक छोटी सी चींटी आई और उसने इस ब्रेड के टुकड़े को जो है खींचने की कोशिश की, लेकिन नहीं खींच पाई। दूसरी चींटी आई, दूसरी चींटी ने भी इसके साथ मिलकर खींचने की कोशिश की, ये ब्रेड का टुकड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। तीसरी चींटी, इस प्रकार से तीसरी आई, चौथी आई, इस प्रकार से बहुत सारी चींटियाँ आ गई। तो मान के चलिए 5 या 6 चींटियाँ आ गई, तब ये ब्रेड का टुकड़ा अपनी जगह से हिल गया। तो क्या छठी चींटी जो आई थी, क्या बूस्टर पी के आई थी जिससे ब्रेड का टुकड़ा हिल गया? ऐसा तो नहीं है। पर हुआ क्या कि जैसे ही फर्स्ट चींटी ने फोर्स लगाया, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, इसके फोर्स जो अप्लाई किया इससे। सेकंड चींटी ने साथ में फोर्स लगाया, तो इन दोनों ने जो फोर्स लगाया उस फोर्स की वैल्यू भी इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम थी। फिर जैसे ही 6 चींटियों ने फोर्स लगा दिया और उसके बाद में बॉडी मूव करने लगी, मतलब इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब ये जो फोर्स अप्लाई किया था इसके ऊपर, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से।
तो हम इस बॉडी के केस में ये कह सकते हैं कि जब P की वैल्यू इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होगी तब जाकर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। यदि हम सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेज अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जीरो लेंगे तो हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन राइट वर्ड डायरेक्शन में P आ रहा है, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में जो है F आ रहा है, तो P माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं P किसके बराबर होगा, F के बराबर। ठीक है, दूसरा केस यदि वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट्स का जो सम है वो अगर हम जीरो लें तो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में W है और अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगी हुई है इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि जितना लोड है, जितना वस्तु का वेट है, जितना ऑब्जेक्ट का वेट है, उसके इक्वल एक रिएक्शन अप्लाई होगी। तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू R। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, स्टैटिक कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट की। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने कहा नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, अभी हमने बात की थी कि जिस प्रकार की सरफेस होगी उसी प्रकार का फ्रिक्शन लगेगा, उतनी कॉन्टैक्ट सरफेस पर। मान लीजिए सरफेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसकी लेंथ, तो कॉन्टैक्ट सरफेस भी इतनी होगी, ये कॉन्टैक्ट में रहेगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इस पूरी बॉडी के ऊपर, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस इतनी सी है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी इतनी ही सरफेस के ऊपर अप्लाई होगी। उसके बाद में तो ये तो होगी नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट की बात, इस पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ फ्रिक्शन की। नेचर ऑफ फ्रिक्शन, अब देखिए नेचर ऑफ फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन भी कई टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें ड्राई फ्रिक्शन की और दूसरा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, अच्छा ड्राई फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन किसे कहते हैं कि मान लीजिए दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, ये कांटेक्ट में है, इनके बीच में कोई भी लुब्रिकेंट नहीं है, ये दोनों बॉडीज है वो ड्राई हैं, एकदम बिल्कुल सूखी हैं और ये एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन कर रही हैं या एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड कर रही हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। तो इनके बीच में जो भी फ्रिक्शन होगा उसको हम कहेंगे ड्राई फ्रिक्शन। और इसके टाइप कौन कौन से हैं, पहला तो है स्लाइडिंग, जैसे मैंने अभी कहा कोई बॉडी जो है स्लाइड कर रही है तो पहला फ्रिक्शन तो हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, अगर सड़क के ऊपर कोई भी व्हीकल चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, टायर होगा, तो टायर क्या करता है, सड़क के ऊपर रोल करता है, ठीक है ना। तो सरफेस कांटेक्ट, जो रोड का सरफेस है और जो टायर है, उन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। और अगर इसमें भी कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो ड्राई फ्रिक्शन इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। स्लाइडिंग कांटेक्ट की बात करें कि कोई बॉक्स है वो जमीन पे रखा हुआ है और आप उसको जोर से खींचना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको सरका रहे हैं, ठीक है, तो उसको स्लाइड करवा रहे हैं, तो वहाँ पर स्लाइड फ्रिक्शन है, मतलब वहाँ पर कोई लुब्रिकेंट नहीं है, केवल ड्राई सरफेस है। तो ये हो गई। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन में दो मूविंग पार्ट्स, मान लीजिए दो बॉडीज हैं, दो सरफेसेज हैं, वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रही हैं और रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बीच में कोई लुब्रिकेंट डाल देते हैं, कोई ऑयल, ग्रीस, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ लुब्रिकेंट डाल देते हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम से कम अप्लाई हो, तो उसको कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। ये तो हमने नेचर ऑफ फ्रिक्शन, नेचर में मीन्स भाई ड्राई है, कोई लुब्रिकेंट नहीं है, इसका मतलब ड्राई है। दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन, दो रिलेटिव सरफेसेस के बीच में जो है कोई लुब्रिकेंट आ जाएगा तो वहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन आ जाएगा। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन की। अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन में किस टाइप का फ्रिक्शन होता है, बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन के कितने टाइप हैं, तो देखिए पहला तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन।
ये बेसिकली टाइप्स हैं और वो थे नेचर ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब सपोज कीजिए कि आप एक जगह पर खड़े हैं, तो आप स्टेशनरी कंडीशन में हैं, दोनों बॉडीज हैं, एक दूसरे से कोई भी रिलेटिव मोशन में नहीं है, कोई भी रिलेटिव मूवमेंट में नहीं है। कि मान लीजिए एक बॉडी है वो किसी सरफेस पर रखी हुई है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, जैसे बोर्ड है किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक टाइप है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। ये कौन सी कंडीशन होगी, स्टैटिक। और अगर मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर देते हैं हम P, और उस फोर्स की वैल्यू इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो कि ये बॉडी जस्ट मूव करने वाली हो, तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये दो टाइप के इसके टाइप्स हो गए, पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा डायनेमिक फ्रिक्शन। इसके बाद में दोस्तों अब हमने ये फ्रिक्शन का कुछ पोर्शन डिस्कस किया है, तो इसके अंदर कुछ लॉज आते हैं, कुछ नियम आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं, ठीक है ना। उनको हम बोलते हैं, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन। अब कौन कौन से रूल्स हैं, तो पहली बात, पहला रूल हमने डिस्कस किया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और लिमिटिंग फोर्स, अगर इस केस में देखें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पहले केस जब हम स्टैटिक कंडीशन मानते हैं, स्टैटिक कंडीशन मतलब स्टेशनरी कंडीशन की दो रिलेटिव उनके बीच में क्या रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, दो वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, जो अप्लाइड फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। पहला लो तो क्या है कि इन स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन का मतलब होता है बॉडी इन रेस्ट, बॉडी इन रेस्ट, कि जब वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन है, तो जो अप्लाइड फोर्स है P, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होती है। दूसरा लॉ क्या है कि जब वस्तु मोशन में होती है, जब वस्तु मोशन में होती है, मूवमेंट कर रही होती है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में जो है अप्लाई होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन डायनेमिक कंडीशन, डायनेमिक कंडीशन, डायनेमिक कंडीशन का मतलब क्या हो गया, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो अप्लाइड, या हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आप समझ गए कि अगर बॉडी राइटवर्ड डायरेक्शन में दाईं तरफ मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है अप्लाई होगा। फिर तीसरी बात करते हैं, तीसरी क्या बात है, अभी तक स्टैटिक कंडीशन की बात की हमने, दूसरा हमने ये कह दिया कि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि P की वैल्यू, स्टैटिक कंडीशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं, कि P की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं, पहले इंक्रीज किया, बॉडी है वो स्टेशनरी कंडीशन में रही, दोबारा फिर इंक्रीज किया, सपोज ऐसे मान के चलिए कि ये हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बॉडी अपनी जगह से नहीं हिली, फिर हमने इसकी वैल्यू बढ़ाई, 4 न्यूटन कर दी, 4 न्यूटन पर भी ये बॉडी अपनी कंडीशन में ही रही, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में रही। फिर हमने 6 न्यूटन का लगाया, फिर भी बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं की। फिर हमने 8 न्यूटन का जैसे फोर्स लगाया, तो बॉडी है जस्ट अबाउट टू मूव, तो एक पॉइंट आया, वहाँ से बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड, मतलब स्लाइड करने की जो है जस्ट इसके बाद में अगर थोड़ा सा भी हमने आगे बढ़ाया, 8.1 भी किया, तो बॉडी है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। अब इस पोजीशन पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो तीसरा लॉ क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पर हमने क्या कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, कि जब सरफेस पर कोई भी बॉडी है जस्ट अबाउट टू मूव, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर फोर्थ रेशियो क्या है, फोर्थ जो लॉ है हमारा सॉलिड फ्रिक्शन का, उसको हम कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसका एक कांस्टेंट रेशियो होता है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक कांस्टेंट रेशियो, देखो यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लगाई थी, तो इन दोनों सरफेसेस के लिए इस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक कांस्टेंट रेशियो होगा। तो हम कह सकते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन bears a constant ratio to the normal reaction। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन से कांस्टेंट रेशियो होता है इसका। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके हैं। इसके बाद में आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। भाई ठीक है, हमने अप्लाइड फोर्स देख लिया है, रिएक्शन देख लिया है, जो लोड अप्लाई हो रहा है वो देख लिया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देख लिया है। अब हम देखते हैं इस फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए इसको फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण, हिंदी वाले बच्चों के लिए घर्षण, और इसको बोलते हैं गुणांक। ठीक है, तो इसका हिंदी नाम हो गया घर्षण गुणांक। ठीक है, घर्षण गुणांक, और इसको डिनोट करते हैं किससे, म्यू से। ठीक है, अगर डायरेक्टली हम कहें तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, F अपॉन R। ठीक है, F को हम कहेंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो यहाँ से हम F की वैल्यू, F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, F इज इक्वल टू म्यू आर। तो जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल में हमको म्यू की वैल्यू गिवन होगी और हमको F की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी या फिर R की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हमको ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब हो गया लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो रेशियो है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो मेनली तो 4 फोर्स हमने पढ़े हैं अभी। 4 फोर्स एक्ट करते हैं, कौन कौन से हैं, कि एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर बॉडी का खुद का वेट होगा W, एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई हो रही है R, एक हमने इसके ऊपर इसको खींचने के लिए, पुल करने के लिए एक फोर्स लगाया P, और जैसे ही बॉडी मूव कर रही है तो मूव करने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F अप्लाई हो रहा है। तो कितने फोर्सेज हो गए, 4 फोर्सेज। पहला हो गया बॉडी का वेट, नंबर दूसरा हो गया इसकी रिएक्शन, नंबर तीसरा हो गया अप्लाइड फोर्स, और नंबर चौथा हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये 4 चीज़ें कंसिडर करके हम चलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इसके बाद में बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये डायग्राम है, ये एक बॉडी है, स्टेशनरी है, एक रिएक्शन लगी हुई है, अप्लाइड फोर्स P साइड में लगा हुआ है, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, हमको ज्ञात करना है, हमको पता करना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो दोस्तों एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब चूंकि अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर लगेगा, और अगर हम लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर मानते हैं और यहाँ पर ही मैं इसको ड्रॉ कर दूँ कि ये F है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में है। ठीक है,
और इन दोनों फोर्सेस का नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, उन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं एस मान के चलूँ इस प्रकार से एस, तो इनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स रिएक्शन फोर्स टू द रिएक्शन फोर्स। ठीक है, कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रिएक्शन के बीच का अगर हम रिजल्टेंट ड्रॉ करें, एस से डिनोट करें उसको, तो रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से कैसे दे सकते हैं? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन, इसको डिनोट करते हैं फाई से। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर ये एफ है, इसको भी यहाँ पर एफ डिनोट कर दूँ इस प्रकार से, तो ये ट्राइंगल बन गया। अब ये ट्राइंगल बन गया तो इस टेन फाई मैं मान के चलूँ कि अगर इसको मैं टेन फाई वैल्यू लिखूँ यहाँ पर, टेन फाई इज इक्वल्स टू, तो टेन फाई क्या हो गया? टेन फाई इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया हमारा एफ और परपेंडिकुलर हो गया आर, एफ अपॉन आर। और टेन फाई, और हमको क्या पता है? हमको पता है एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर अपॉन आर। ये भी लिख सकता हूँ, आर से आर मैं कट कर दूंगा, तो टेन फाई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? टेन फाई इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, टेन फाई की वैल्यू आ गई म्यू। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास में निकल कर आ गया टेन फाई इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू। ठीक है, अब एक चीज और होती है एंगल ऑफ रिपोज, उसकी बात और कर लेते हैं। हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर ली। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट इज द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर ली कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का अगर रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, देखिए ये तो क्या है? घर्षण कोण। इसको तो क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं घर्षण कोण। ठीक है, और एंगल ऑफ रिपोज इसको बोलते हैं विश्रांति कोण। हिंदी के अंदर बोलते हैं विश्रांति कोण। रिपोज की बात करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, तो मान के चलिए कि एक प्लेन है, ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं इंक्लाइन प्लेन। ये बेस से किसी एक एंगल पर है जिसको अल्फा नाम दे दिया, और इसके ऊपर एक वस्तु रखी हुई है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, अब जैसे ही इस प्लेन को, इंक्लाइन प्लेन को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है, मतलब धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ उठाया जाता है। सपोज कीजिए कि एक प्लेन है, इसके ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है और इस प्लेन को धीरे धीरे हम इंक्लाइन करते हैं, और ये जो एंगल है इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम इंक्लाइनेशन जिस पर ये वस्तु इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द सेंस कि ये वस्तु अपनी जगह पर ही स्थिर रहेगी। जैसे ही हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू थोड़ी सी मान लीजिए बढ़ा दी हमने अल्फा की वैल्यू, तो ये वस्तु है धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी, जस्ट अबाउट टू मूव। तो ये जो मैक्सिमम इंक्लाइनेशन है, इस मैक्सिमम इंक्लाइनेशन एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ड्रॉ कैसे करेंगे इसको? अब देखिए ये हो गई एक बॉडी, और ये मान के चलते हैं ये एंगल ऑफ रिपोज है, ये अल्फा है, हमने डिनोट कर दिया। इस वस्तु का वेट है वो हमने W डिनोट किया। अब चूंकि इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, एक इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन के लिए रिएक्शन भी क्या रहेगी? इंक्लाइन रिएक्शन रहेगी, जो कि R है। वस्तु का वेट नीचे रहेगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है। अगर वस्तु ऊपर की साइड में मूव करती है, जिसको मैंने P से डिनोट किया, सॉरी, वस्तु ऊपर की साइड मूव कब करेगी? अभी तक तो हमने स्टेशनरी कंडीशन मानी है,
और हमने कहा कि इसकी यदि मैक्सिमम इंक्लाइनेशन है तो वस्तु नीचे की तरफ मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, डायरेक्शन मूवमेंट की इस तरफ होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, दाईं तरफ, जिसको हमने एफ से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यदि ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो गया, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस अल्फा, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो सपोज कीजिए कि अगर मैं इसके पैरेलल एक और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोरस्पॉन्डिंग संगत कोण है, एफ की आकृति बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा। और मैं इस प्रकार से रिएक्शन के इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करूं, इसका इस एंगल का जो मान है, इस एंगल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, अल्फा होगी। क्यों होगी कि अगर मान लीजिए ये 90 माइनस अल्फा है, इसको समकोण बनाया जाए, एक रेक्टेंगल बनाया जाए, तो ये वाली एक वैल्यू होगी अल्फा, क्योंकि 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ये पूरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी अल्फा। अब ठीक है, ये वाली वैल्यू अल्फा हो गई, नीचे की तरफ डब्ल्यू है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया डब्ल्यू कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया डब्ल्यू साइन अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फोर्सेज का रिजोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, फोर्सेज का रिजोल्यूशन करेंगे। तो जैसे ही हम इनको रिजोल्व करते हैं तो रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार से इसके अलोंग द प्लेन करते हैं सबसे पहले। तो अलोंग द प्लेन, अलोंग द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। तो देखिए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है W साइन अल्फा, और दूसरी तरफ कौन सा है F, इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दी 1। अगर हम इस तरह से करें तो देखिए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है W कॉस अल्फा, और ये किसके बराबर होगा रिएक्शन R के, इसको इक्वेशन नंबर 2 नंबर दे दिया। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग दे दें तो हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखोगे W साइन अल्फा डिवाइडेड बाय W कोस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू F अपॉन R। W से तो W कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कोस क्या बन गया tan अल्फा इज इक्वल टू F अपॉन R। अब दोस्तों F अपॉन R की वैल्यू देखिए, F अपॉन R की वैल्यू क्या थी tan फाई, F अपॉन R की वैल्यू क्या थी tan फाई, तो यहाँ पर tan फाई रख देंगे हम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू tan फाई। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू फाई, मतलब एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू वही होती है जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कि विश्रांति कोण और घर्षण कोण दोनों बराबर होते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन के बारे में हम अगर एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखा, तो हमने सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखी कि फ्रिक्शन होता क्या है। उसके बाद में हमने नेचर ऑफ कांटेक्ट देखा, सरफेस का नेचर ऑफ कांटेक्ट देखा। उसके बाद में नेचर ऑफ फ्रिक्शन देखा कि किस टाइप का नेचर होता है, नेचर ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें हमने ड्राई फ्रिक्शन की बात की, फ्लूइड फ्रिक्शन की बात की, फिर हमने टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात की, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बाद में हमने लॉज देखे, लॉ ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद में हमने कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखा, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक मिनट, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बाद में हमने देखा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद में देखा एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। नेचर ऑफ कांटेक्ट देख चुके हैं, नेचर ऑफ फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन की बात की थी, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन
और डायनेमिक फ्रिक्शन की बात की थी, और उसके बाद में लॉ ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन, जो बातें हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन में देखी थी वही लॉज के रूप में लिख दी। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों का रेशियो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का एक रिजल्टेंट लें तो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइंड प्लेन का मैक्सिमम एंगल होता है कि जिस एंगल पर जो बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यदि हम मान के चलें कि ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, और इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम देखें हम, तो जैसे ही बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर की तरफ लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंडली ऊपर की तरफ लगी हुई है, वेट इसका नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि अल्फा जो यहाँ पर है, इस अल्फा की वैल्यू इसके बराबर होगी, मतलब ये जो रिएक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन है उस लाइन ऑफ एक्शन और नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड जो वेट है इसका, इन दोनों के बीच का एंगल भी अल्फा ही होगा। जब ये अल्फा हो गया और ये डब्लू है, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट डब्लू कॉस का कंपोनेंट हो गया और ये वाला कंपोनेंट हो गया डब्लू साइन का, ठीक है। जब इनको हम जो है रिजोल्व करते हैं, फोर्सेज का रिजोल्यूशन करते हैं, अगर अलोंग द प्लेन करेंगे तो डब्लू साइन अल्फा किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। डब्लू कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। डब्लू साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ, इक्वेशन नंबर 1 दे दी हमने। डब्लू कॉस अल्फा को आर बराबर आर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 दे दी हमने। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड कर दिया तो देखा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा बन गया, और एफ अपॉन आर की वैल्यू हमने यहाँ से देखी थी जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, ठीक है ना, टेन फाई के बराबर है। तो हमने यहाँ पुट कर दी टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन फाई, और अल्फा इज इक्वल टू फाई हमारे पास में आ गया। इसका मतलब ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ रिपोज के। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं आज के इस वीडियो में। आप एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और यदि आपकी कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपकी कोई सजेशंस हो तो भी आप कमेंट कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।